Hello guys, welcome to our channel Reborn of Queen Part 7. Chapter 31. चर्चाओं में माही। अब आगे। भोजन कक्ष से निकलकर माही तनिष्क को वापस उसके कमरे में ले आई। वही धीरे धीरे ये खबर पूरे अकादमी में फैल गई कि एक न्यू स्टूडेंट ने अपने सीनियर के साथ मारपीट की। अब सभी लोग उस अनजान लड़के के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक थे, जिसने एक ही दिन में पूरी एकेडमी को हिलाकर रख दिया था। इस अकादमी में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई जूनियर अपने सीनियर के साथ इस तरह झगड़ा करें, जिस वजह से यह मामला काफी चर्चाओं में था। वही यह खबर रोशनी और विशाल तक भी पहुंच गई, जिसे सुन वह दोनों जल्दी से माही और तनिष्क के से मिलने के लिए उनके कक्ष की तरफ चले गए। दरवाजा खटखटा की आवाज सुन माही ने दरवाजा खोला तो सामने रोशनी और विशाल अपना परेशानी भरा चेहरा लिए खड़े थे। विशाल ने जल्दी से माही को पकड़ते हुए कहा, छोटे भाई तुम ठीक तो हो? हमने सुना कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए। वही विशाल ने माही को ऐसे उठा रखा था जैसे किसी छोटे बच्चे को लोग गोद में उठते हैं। माही ने विशाल को एक नज़र देखा और उससे कहा, पहले मुझे नीचे उतरो। जिसे सुन विशाल को अब जाकर आभास हुआ कि उसने जल्दबाजी में रुद्र को लगभग अपनी गोद में ही उठा लिया। उसने जल्दी से माही को नीचे रखा और उससे माफी मांगी। माही ने उनसे कुछ नहीं कहा और उन्हें कक्ष आने का रास्ता दिया। जिसे देख वह दोनों जल्दी से अंदर आए तो सामने बस्तर पर दीवार से टेक लगाए तनिष्क बैठा था, जिसकी नाक पर इस वक्त कुछ जड़ी बूटी लगी हुई थी। उसका एक तरफ का गाल भी सुजा हुआ था। वही तनिष्क की ऐसी हालत देख दोनों घबराते हुए उसके पास पहुंचे। रोशनी ने जल्दी से तनिष्क से पूछा, यह क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं ज्यादा चोट तो नहीं? उनके इतने सारे सवालों को सुन तनिष्क ने उन्हें शांत करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूं, बस छोटी सी चोट है। और रुद्र ने मुझे कुछ जड़ी बूटियों दी है, जिससे कुछ ही समय में ये ठीक हो जाऊंगा। तुम लोग परेशान मत हो। जिसे सुन दोनों ने पीछे मुड़कर माही की तरफ देखा, जो दीवार से टेक लगाए अपनी बिल्ली का सर सहला रही थी। इस समय माही किसी गहरी सोच में लग रही थी। रोशनी और विशाल ने माही को धन्यवाद कहा, जिस पर माही ने बस अपना सर हिला दिया। कुछ समय बाद रोशनी और विशाल आज की घटना पर चर्चा करने लगे। रोशनी ने थोड़ा परेशान होते हुए माही से कहा, रुद्र तुम्हें इस तरह सीनियर को नहीं मारना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता, पर यह खबर पूरी अकादमी में किसी आग की तरफ फैल गई है। अब तुम सभी सीनियर्स की नजरों में आ चुके। हमें डर है कि कहीं ये लोग तुम्हें अपना दुश्मन समझकर तुम्हें परेशान ना करना लगे। यहाँ आए आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स अमीर घरानों से आने वाले बच्चे हैं। वह हम जैसे साधारण परिवार के बच्चों को हमेशा ही अपने से नीचा समझते हैं। उन्हें ये चीज कभी भी पसंद नहीं आएगी कि कोई साधारण परिवार का बच्चा उनसे ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। और मैंने सुना है जिस सीनियर को तुमने मारा था, उसके दादाजी यहाँ किसी ऊंचे पद पर है। अगर यह बात ऊपर अधिकारियों तक पहुंची तो हमारे लिए और भी परेशानी हो सकती है। वह सभी लोग उच्च वर्ग के बच्चों की ही बातें सुनते हैं। अब सभी को माही के लिए थोड़ा डर लगने लगा था। सभी जानते थे कि इस समाज में जिसके पास अधिक धन और शक्ति है, वही सबसे शक्तिशाली है। ऊपर से माही का कोई नहीं था, तो वह लोग उसके लिए और अधिक परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। तभी विशाल ने गुस्से में खड़े होते हुए कहा, इसमें रुद्र की कोई गलती नहीं है। वह लोग थे जो पहले उसे परेशान करने आए थे, और अगर दोबारा किसी ने रुद्र को परेशान करने की कोशिश करी तो मैं उन सभी को जान से मार दूंगा। वही माही अपने सामने बैठे तीनों लोग को देख रही थी, जो खुद से ज्यादा उसकी फिक्र कर रहे थे। माही ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, चिंता मत करो, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सभी को यही लग रहा था कि माही यह शब्द उन्हें दिलासा देने के लिए कह रही है, ताकि वह लोग उसकी चिंता ना करें। तभी तनिष्क को कुछ याद आया। उसने माही की तरफ देखते हुए सवाल किया, रुद्र तुम सीनियर तुषार से इस तरह बातें क्यों कर रहे थे? जिसे सुन माही ने बस एक छोटा सा जवाब दिया, ये सब उसी का किया धरा है। जिसे सुन वह तीन हैरान थे। उन्होंने तो सीनियर तुषार का कुछ नहीं बिगड़ा था, तो फिर क्यों उन्होंने रुद्र को इस तरह मुसीबत में डाला? उन लोगों के दिमाग में चल रहे सवाल को समझकर माही ने कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब एक चालक बूढ़े अध्यापक का किया धरा। वह मुझे कुछ नहीं होने देगा।
उसे मेरी जरूरत है। वह किसी भी तरह मुझे अपनी शिष्य बनाना चाहता है। इसलिए उसने ही उन दोनों को ये करने के लिए कहा, ताकि मैं मुसीबत में पड़कर उसके पास सहायता के लिए जाऊं। अब तो विशाल का दिमाग ही घूमने लगा था। उसने अपने सर के बालों को लगभग नोचते हुए माही से सवाल किया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आखिर अब ये कौन सा अध्यापक की तुम बात करने लगे? तभी रोशनी ने माही से पूछा। अच्छा तो अब फिर तुम क्या करोगे रुद्र? जिसे सुन माही ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जो वह चाहता है। अगर उसे मैं इतना ही पसंद हूं तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उससे भी तो पता चले उसने किसको परेशान करने की कोशिश की है। रोशनी और विशाल के सर से तो माही की सारी बातें ही निकल गई। पर शायद तनिष्क को माही की बातें समझ में आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए माही की तरफ देखा और कहा, छोटे भाई तुम सच में बहुत चालाक हो। जिसे सुन माही हल्का सा मुस्कुरा दी। वहीं दूसरी तरफ अध्यापक कक्ष में एक बूढ़ा अध्यापक अपने कक्ष के बार बार चक्कर लगाते हुए बाहर की तरफ देख रहा था। तभी कक्ष का दरवाजा खुला और तुषार और विक्रम दरवाजे से कक्ष के अंदर आए। उन्होंने सामने चहल पहल कर रहे अपने अध्यापक की तरफ देखा और झुककर उन्हें प्रणाम किया। वही अपने शिष्यों को देखकर अध्यापक ने जल्दी से उनसे सवाल किया, क्या हुआ, क्या परिणाम निकला? जिसे सुन तुषार ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आपने इस बार सच में एक अनोखे शिष्य को ढूंढा है। वह आपकी उम्मीद से भी ज्यादा सा शक्तिशाली और बुद्धिमान है। उसे शायद आपकी योजनाओं के बारे में पहले से ही पता था। वह कल आएगा, यहाँ तैयार रहना गुरुदेव। आपका यह आने वाले शिष्य आपको आसानी से माफ नहीं करेगा। जिसे सुन वह बूढ़ा व्यक्ति खुशी से कूद पड़ा। वह उछलता कूदता अपने पूरे कक्ष में शोर मचा रहा था। उन्होंने खुश होते हुए कहा, मैं अपने शिष्य को खुद ही संभाल लूंगा, बस वह एक बार मेरा शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाए। वही अपने गुरुदेव की ऐसी दशा देख तुषार और विक्रम ने एक दूसरे की तरफ देख और ना मैं अपना सर हिला दिया। सच में उनके गुरुदेव बहुत अजीब थे। पता नहीं वह अपने छात्रों को ढूंढने के लिए कैसी कैसी योजनाएं बनाते रहते थे। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति रुका और अपने टेबल के पास जाकर कुछ किताब ढूंढने लगा। वह उत्सुकता से बड़बड़ाया, मुझे अभी से सारे तैयारी करनी होगी। मैं रुद्र को अच्छे से अच्छे शिक्षा देकर एक महान योद्धा बनाऊंगा। इसके बाद उन बूढ़े लोगों को मेरी नज़रों की कदर करनी ही पड़ेगी कि मैं कभी भी किसी बेकार स्टूडेंट को नहीं चुनता। बहुत मजाक उड़ाया था उन्होंने मेरा पिछली प्रतियोगिता में। इस बार की प्रतियोगिता में उनके सभी अनुयायियों को हराकर उनका मजाक उड़ाने वाला हूं। अब उन्हें पता चलेगा कि मेरे पास भी एक होनहार स्टूडेंट है। तो इस बूढ़े व्यक्ति का नाम है गुरुधना आचार्य। ये अकादमी के प्रसिद्ध गुरुओं में से एक है। जिस संचालक ने माही का प्रशिक्षण रहस्यमय अकादमी में आने के लिए किया था, उसी ने ही इन्हें रुद्रा के बारे में बताया कि वह कितना बुद्धिमान और शक्तिशाली लड़का है। इसी बारे में जानने के लिए इन्होंने अपने दोनों शिष्यों तुषार और विक्रम को भेजा था, ताकि वह रुद्र की खूबियां जान सके। इस अकादमी में वर्ष में 3 बार कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिता करवाई जाती थी, जिनको यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। इन प्रतियोगिताओं में जीतने वाला व्यक्ति शक्तिशाली योद्धाओं में गिना जाता था। इस प्रतियोगिता में पिछले 2 सालों से गुरुधनाचार्य के सभी शिष्य लगातार हारते आ रहे थे, जिस वजह से उन्हें अपने साथी अध्यापकों से बहुत अपमान सहना पड़ा। इसीलिए वह बहुत समय से एक होनहार विद्यार्थी की खोज में थे, जो आज माही पर आकर पूरी हुई थी। वह इसी तरह बड़बड़ाते हुए अपने कार्य में लगे रहे। वही तुषार और विक्रम उनसे आज्ञा लेकर अपने अपने कक्ष में चले गए। वही दूसरी तरफ भ्रम जंगल के दक्षिण दिशा में कुछ काली परछाइयां तेजी से सामने यही एक बड़ी से गुफा की तरफ तेजी से जा रहे थे। तभी वह परछाइयां एक गुफा के सामने आकर रुकी। उन्होंने आसपास अपने अपनी शक्तियों से जांच करना शुरू किया, पर यहां आसपास किसी भी प्रकार की कोई शक्ति अपने महसूस नहीं हुई। जिसे देख वह आगे की तरफ बढ़ गए। ये लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा व्यक्ति थे, जिनके कपड़े कुछ अजीब प्रकार से बने हुए थे। उन लोगों के सिर्फ ऊपरी हिस्से पर ही वस्त्र थे। नीचे की तरफ उन लोगों के पैर नजर ही नहीं आ रहे थे। उसकी जगह कुछ काला धुआं वहां से निकल रहा था। इन लोगों के पैर थे ही नहीं। सभी परछाइयां तेजी से गुफा के अंदर घुसी और आसपास की जांच करने लगी, पर यहां आसपास कुछ पेड़ पौधों के अलावा और कुछ नहीं था।
तभी एक बड़ी सी आकृति वहां आई जिसे देख वह सभी अजीब दिखने वाले छाया जल्दी से झुक गई। उस व्यक्ति ने अपनी गहरी लाल आंखों से चारों तरफ देखा, फिर एक छाया का गला पड़ते हुए उससे पूछा, वह सफेद ड्रैगन कहाँ है? जिसे सुन उस छाया ने डरते हुए जवाब दिया, मलिक, हमें उसकी शक्तियां यही महसूस हुई थी। वह कुछ समय पहले तक यही था। इतना कह चुप हो गया। वही उसकी ऐसी बातें सुन अचानक उस लाल आंखों वाले व्यक्ति ने अपने हाथों से एक काली शक्ति निकली, जिसने उस छाया को कुछ ही समय में काले धुएं में बदल दिया। जिसे देख बाकी बची सभी छाया डर से उसके सामने झुक गई। जिसे देख उस लाल आंखों वाले व्यक्ति ने गुस्से में अपनी खतरनाक आवाज में कहा, मुझे वह ड्रैगन का बच्चा चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर वह मुझे नहीं मिला, तुम लोगों की हालत भी इसी निकम्मे की तरह होगी। इतना कह जाने के लिए तैयार हुआ, तभी उसकी नज़र सामने लगे लाल पौधों पर गई, जिन्हें देख वह रुक गया। वह धीरे से उसकी तरफ बढ़ा और उन्हें छू कर देखने लगा। उसने अपने आंखें बंद कर कुछ मंत्र बोले, जिसके असर से वे जड़ी बूटी राख में बदल गई। उसने अपने लाल आंखों को खोल और एक डरावनी आवाज में कहा, ढूंढो उस इंसान को जो यहाँ से उसे सफेद ड्रैगन को लेकर गया है। मुझे वह किसी भी कीमत पर चाहिए। जिसे सुन सभी काली छायाओं ने एक स्वर में उसे जवाब दिया और अपनी खोज में निकल गए। वही वह व्यक्ति कुछ समय और लाल पौधों को देखता रहा और फिर तुरंत वहां से गायब हो गया। चेरी ब्लोसम, 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 चेरी ब्लोसम। तो क्या आने वाली है माही के लिए कोई नई मुसीबत, और कौन है ये लाल आंखों वाला व्यक्ति? चैप्टर 32। अब आगे। अगले दिन रहस्यमयी एकेडमी। एक स्टूडेंट ने माही और तनिष्क को एक बड़े से दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसने एक नज़र माही और तनिष्क की तरफ देखा, जो उसे ही अपनी सवारियां नजरों से देख रहे थे, जिन्हें समझ उस स्टूडेंट ने जवाब दिया, यह अध्यापक धनाचार्य जी का कक्ष है। मैं बस आपको यही तक ला सकता था। इसके आगे आपको स्वयं ही जाना है। जिसे सुन तनिष्क ने अपना सर हमें हिलाया। तनिष्क अब कल से काफी बेहतर था। माही द्वारा दी गई जड़ी बूटियां के कारण उसका घाव एक ही रात में काफी हद तक भर चुका था। जिसे देखकर वह भी काफी हैरान था। उसने कभी कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं देखी थी जो इतनी जल्दी असर करती है, जिस वजह से उसने इस नुस्खे को माही से सीखने की पेशकश रखी। तो माही भी उसे इस जड़ी बूटी को सीखने के लिए तैयार हो गई। पर उसके लिए सबसे पहले उसे अपने आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करना था, क्योंकि इस जड़ी बूटी को लाभदायक बनाने के लिए इसमें कुछ आध्यात्मिक शक्तियों का भी प्रयोग किया जाता था, जिससे ये कम समय में बहुत अधिक लाभदायक हो जाती है। तनिष्क ने माही की तरफ देखा, जो अपने सामने लगे बड़े से दरवाजे को ध्यान से देख रही थी। जिसे देख तनिष्क को कुछ अजीब लगा कि रुद्र क्यों इतने ध्यान से इस दरवाजे को देख रहा है। तभी अंदर से एक आवाज आई, अंदर आ जाओ। जिसे सुन तनिष्क और माही ने कक्ष के अंदर प्रवेश किया। ये कक्ष काफी विशाल था। सामने एक बड़ी सी टेबल थी, जिसके आसपास कुछ कुर्सियां रखी गई थी। उस मेज के ऊपर कुछ उपकरण फैले हुए थे। ये कक्ष देखने में जितना विशाल लग रहा था, उतना ही यह बिखरा हुआ था। पूरे कक्ष में चारों तरफ किताबें ही किताब फैली हुई थी। माही और तनिष्क को एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वह किसी लाइब्रेरी में आ गए हो। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ हर प्रकार की किताबें रखी हुई थी। माही ने कुछ किताबों पर ध्यान दिया। यह आध्यात्मिक शक्तियाँ, जादुई शक्तियाँ और कई और शक्तियों के बारे में थी। यहाँ और ढेर सारी ऐसी किताबें रखी हुई थी। कुछ किताबें तो ऐसे भी थी जिन पर कुछ अजीबो तरह की संरचनाओं और भाषा लिखी हुई थी। वैसे तो माही को किताबें पढ़ने इतना शौक नहीं था, पर जब से वह इस दुनिया में आई थी, तब से उसे यह जादुई किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। अभी उनका ध्यान इस पूरे कक्ष को अच्छी प्रकार से देखने में था। तभी उनके पीछे से एक व्यक्ति की आवाज आई, आ गए तुम लोग, आओ बैठो। जिसे सुन माही ने पीछे मुड़कर देखा, तो एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके बाल और दाढ़ी दोनों ही काफी लंबी और सफेद थी। उसने सफेद रंग एक पोशाक पहनी हुई थी। वह दिखने में बेशक बूढ़ा लग रहा था, पर उसके अंदर से निकलने वाला ऑरा और उसके चेहरे की चमक से ही माही पता लगा सकती थी
कि वह कितना शक्तिशाली है। यह अध्यापक धनाचार्य जी थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए माही और तनिष्क की तरफ देखा और उन्हें बैठने के लिए कहा। इस समय माही और तनिष्क अध्यापक धनाचार्य जी के बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। तभी बूढ़े व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। छोटे लड़के, तुमने क्या सोचा है? क्या तुम मेरे शिष्य बनोगे? उसने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी नाक को थोड़ा ऊपर करते हुए आगे कहा, वैसे तो मुझे पता है कि तुम मुझसे ऐसे विद्वान अध्यापक को पाकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे। आखिर मैं पूरी अकादमी के सबसे विद्वान अध्यापकों में से आता हूँ। पर तुम्हें ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी काबिलियत देखकर ही तुम्हें अपना शिष्य बनाने का फैसला किया है। बूढ़े अध्यापक माही को इस तरह अपनी बातें समझा रहे थे जैसे वह माही को अपना शिष्य बनाकर उसे पर कोई एहसान कर रहे हो। वह भी अपनी तारीफों के पुल बांधने में लगे हुए थे। तभी माही ने कहा, पर मुझे आप गुरु के रूप में स्वीकार नहीं। जिसे सुन वह बूढ़ा व्यक्ति अचानक ही रुक गया। उसने हैरानी से अपने सामने बैठे छोटे से लड़के को देखा जिसके चेहरे पर इस समय बहुत ही गंभीर भाव दिख रहे थे। जिसे देख बूढ़ा अध्यापक थोड़ा परेशान हो गया। उसने जल्दी से माही से पूछा, क्यों छोटे लड़के, क्या कोई समस्या है? अगर है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं को दूर कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ एक उच्च स्थान भी दिला सकता हूँ। तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्यों में से एक बन सकते हो। और शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं रहस्यमयी अकादमी का सबसे होनहार और बुद्धिमान अध्यापक हूँ। इसलिए मुझे बेहतरीन अध्यापक तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। माही के ना कहने का असर अब उनके चेहरे पर दिखने लगा था। जहां वह कुछ समय पहले अपनी तारीफों के पुल पर सवार थे, अब उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा जैसे वह खुद के बने हुए पुल से गिर रहे हो। वही तनिष्क भी थोड़ी असमंजस में माही की तरफ देख रहा था, क्योंकि रात माही ने स्वयं ही कहा था कि वह उसे बूढ़े अध्यापक का शिष्य बनने के लिए तैयार है। और शायद यही माही के लिए बेहतर था कि वह इन्हें अपना गुरु बना ले, क्योंकि जिस प्रकार से उसने उससे मोटे लड़के से झगड़ा किया था, अब उसके पीछे किसी शक्तिशाली व्यक्ति का होना आवश्यकता था, वरना इस अकादमी में रहना माही के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। माही ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और वह बाहर की तरफ जाने लगी। जिसे ऐसे जाता देख वह बूढ़ा अध्यापक परेशान हो गया। तभी उसने माही को रोकते हुए कहा, छोटे लड़के रुको, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? और ऐसा क्या कारण है? क्या तुम मेरे शिष्य नहीं बनना चाहते? जिसे सुन माही ने बिना पीछे मुड़कर अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की पॉकेट में डाला और एक गहरी नज़र सामने खड़े अध्यापक पर डालते हुए कहा, मुझे किसी क्लोन का स्टूडेंट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसे सुन तनिष्क और वह बूढ़ा अध्यापक दोनों ही हैरान परेशान होकर माही की तरफ देखने लगे। आखिर रुद्रा कहना क्या चाहता था? तभी जमाही ने एक बार फिर कहा, अध्यापक धनाचार्य जी, क्या आप अभी भी सामने नहीं आना चाहते? जिसे सुन जो बूढ़ा व्यक्ति अभी तक बातें कर रहा था, वह अचानक ही एक भाप बनाकर गायब हो गया। जिसे देखकर तनिष्क की आंखें तो बाहर आने को थी कि अचानक वह बूढ़े अध्यापक किसी भाप में बदलकर कैसे गायब हो सकते हैं। उसने कभी ऐसी तकनीक के बारे में नहीं सुना था जिसमें कोई व्यक्ति इस तरह भाप बन सकता है। पर माही का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पता हो क्या उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई इंसान नहीं है। तभी वहां किसी की हंसने की आवाज आने लगी। अचानक ही माही के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह अपनी आंखों में एक चमक लिए माही की तरफ देख रहा था। उसने हंसते हुए माही के कंधों पर हाथ रख और उसे थप थप थपाते आते हुए कहा, छोटे लड़के, तुम सही मायने में मेरे खास शिक्षा बनने के काबिल हो। तुमने आज उसे राज का पता लगाया है जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। माही ने कुछ समय अपने सामने खड़े उसे चालक बूढ़े अध्यापक को देखा, जो खुशी खुशी उसे यह बता रहा था कि उसने किस तरह माही को पागल बनाया है। माही ने बिना समय गंवाए मुद्दे पर आते हुए कहा, आपने किस तरह अपने जैसे दिखने वाले क्लोन का निर्माण किया? जिसे सुन वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी जगह से गायब होकर सामने रख टेबल के पास खड़ा हो गया। उसने एक चाय की प्याली उठाई और कुर्सी पर लीन होते हुए एक मुस्कान के साथ माही की तरफ देखा और माही से ही सवाल किया, तुमने मुझे किस तरह पहचान की जो तुम्हारे सामने है? वह असल में मैं नहीं हूं। माही जानती थी कि यह बूढ़ा व्यक्ति बिना अपना जवाब लिए उसे कुछ नहीं बताने वाला।
इसलिए माही ने गहरी सांस ली और अध्यापक के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। माही ने कुछ समय अपने सामने बैठे अध्यापक की तरफ देखा और फिर कहा, अपने बेशक उसे क्लोन के अंदर अपने आध्यात्मिक शक्ति डाली हो, परंतु उसे क्लोन के मानसिक शक्ति बहुत कमजोर थी, जिससे वह सिर्फ उतना ही समझ पाता जितनी समझ आप अपने उसके अंदर डाली है। जिससे ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि वह कोई असल मानव है या कोई परछाई। आपने उसे रंग रूप आकार और शक्ति दोनों दी, पर उसकी मानसिक शक्ति अत्यधिक कमजोरी थी। उसकी आंखें और उसका चेहरा दोनों ही अपने शब्दों में तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। वही अध्यापक धानाचार्य जी बहुत ही ध्यान से माही की सारी बातें सुन रहे थे। जब उन्होंने पहली बार अपनी शक्ति का प्रयोग कर यह क्लोन बॉडी बनाई थी, तभी से ही उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ तो चीज ऐसी है जो उसे पूरी तरह उनकी आकृति नहीं देता, पर वह कभी इस चीज को समझ नहीं पाए। पर आज माही की बातें सुनने के बाद उन्हें समझ आ गया कि आखिर वह कहाँ चुक रहे थे। उन्होंने अपने सामने बैठे उस छोटे से लड़के को देखा, जिसने कुछ ही पलों में उनके वर्षों की दुविधा को दूर कर दिया। सच में रुद्र पर यह कहावत बिल्कुल सही बैठती थी कि ज्ञान का उम्र से कोई मेल नहीं होता। तभी माही ने से पूछा, अब आप मुझे बताइए कि आपने किस ऊर्जा का उपयोग कर अपने लिए एक क्लोन बॉडी तैयार की। जिसे सुन अध्यापक धानाचार्य जी हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने माही की तरफ देखते हुए कहा, ये सभी चीज मैं अपने शिष्यों को सिखाता हूँ। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार हो? क्योंकि जिस तकनीक के बारे में तुम सीखना चाहते हो, उसे सीखने के लिए वर्षों की मेहनत और एक अच्छे अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। माही ने इस बूढ़े अध्यापक की सारी बातों को ध्यान से सुना। वह जानती थी कि ऐसी तकनीक को सिखाना आसान नहीं होता। इसके लिए उसे मेहनत के साथ साथ एक अच्छे दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, जिसके चलते ही वह सही तरीके से इस तकनीक को सीख सकती है। उसे नहीं पता था कि इस तकनीक को क्या कहते हैं या ये कहाँ से आई है। अगर लॉक्स ने उसे नहीं बताया होता, तो वह कभी नहीं जान पाती कि उसके सामने ये बैठा व्यक्ति कोई क्लोन है। इसीलिए माही इस तकनीक को सीखना चाहती थी, क्योंकि यह तकनीक जितनी सरल और सौम्य दिखती है, इसका असर उतना ही शक्तिशाली होगा। अगर एक बार माही ने यह तकनीक सीख ली, तो यह उसके लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक साबित हो सकता थी। इसी वजह से वह तकनीक को सिखाने में बहुत इच्छुक थी, और वह ये भी जानती थी कि उसके सामने बैठा ये बूढ़ा अध्यापक बिना अपनी बात मनवाए से ये तकनीक तो उसे नहीं सिखाएंगे। इसलिए ना चाहते हुए भी माही को इसे अपना गुरु बनाना ही होगा। कुछ समय विचार करने के बाद आखिरकार माही इसके लिए मान गई। पर माही ने अध्यापक धनाचार्य जी के सामने शर्त रखी कि उन्हें उसके साथ साथ तनिष्क को भी अपना शिष्य स्वीकार करना होगा। जिसे सुनकर तनिष्क बहुत हैरान था। वह बस यहाँ माही की सहायता करने के लिए आया था, ताकि माही को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आ सके। उसे नहीं पता था कि रुद्र उसके बारे में इतना सोचेगा। आज रुद्र की बातें सुन तनिष्क के मन में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ गया। वही उस बूढ़े अध्यापक ने भी माही की इस शर्तों को मान लिया, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर इतने बुद्धिमान और होनहार शिष्य को नहीं खोना चाहते थे। उन्होंने तनिष्क के बारे में भी सुना था। इसके पास 2 तत्वों की शक्ति थी, तो उन्हें यकीन था कि तनिष्क भी एक अच्छा योद्धा बन सकता है। कुछ समय और इसी तरह बातें करने के बाद माही और तनिष्क वापस अपने कक्ष में लौट आए। वह अपने साथ उसे बूढ़े अध्यापक द्वारा दी गई कुछ आध्यात्मिक किताबें भी लाए थे, जिनसे उन्हें अपनी शक्तियों को बढ़ाने और अपनी ऊर्जा को काबू करने के लिए अच्छे और सफल तरीकों का पता चल सकता था। धीरे धीरे ये खबर पूरी अकादमी में फैल गई कि जिस लड़के ने सीनियर्स के साथ लड़ाई की थी, वह अब अकेडमी के एक महान अध्यापक पधनाचार्य जी का शिष्य बन चुका है। जिससे अब लोगों को रुद्र से और अधिक जलन होने लगी। वह सभी भी छोटे लड़के से ज्यादा काबिल और शक्तिशाली थे। वह अपने अपने राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे। इसी तरह की हजारों बातें अकादमी में चलने लगी, जो धीरे धीरे कुछ ऐसे लोगों के कानों तक भी पहुंच गई जिन्हें ये बात जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई आम परिवार का बच्चा उनसे आगे निकल रहा है। तो क्या होने वाला है आगे माही के साथ? क्या माही का ये सफर इतनी आसानी से पूरा हो पाएगा? ये फंस जाएगी माही किसी नई मुसीबत में? जानने के लिए पढ़ते रहे। दोस्तों, आज के लिए मैं बस इतना ही चैप्टर दे पाएंगे।
मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब है, और आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई, इसलिए मैं आज ज़्यादा चैप्टर नहीं लिख पाई। चैप्टर 33, राजकुमारी रूपाली। अब आगे, रहस्यमयी एकेडमी। अकेडमी के एक कक्ष में एक लड़की के जोर चिल्लाते हुए सामान फेंकने की आवाजें आ रही थी। तभी एक लड़के ने आगे आते हुए उस लड़की को संभालते हुए कहा, रूपाली शांत हो जाओ। तुम क्यों इतना गुस्से कर रही हो? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, कैसे कोई बात नहीं है। अंश, तुम देख रहो हो, ये निचले दर्जे के लोग कैसे हर जगह हमारी जगह छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जहां देखो वहां ये लोग अपनी नाक घुसाए जा रहे हैं। तो ये हैं समुद्र राज्य की राजकुमारी रूपाली घौंत, जिसे अपने राजकुमारी होने पर बहुत अभिमानी है। इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई कभी भी इनसे आगे निकल जाए, खासकर कोई साधारण इंसान। कोष्टक। तभी अंश, जो रूपाली का जुड़ाव भाई है, उसे शांत करते हुए कहता है, रूपाली शांत हो जाओ, इस तरह गुस्सा उतारने से कुछ नहीं होगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा देश नहीं है। और क्या फर्क पड़ता है वह लोग हमसे ऊपर जाए या नीचे, हम तो बस यहाँ अपनी शिक्षा प्राप्त करने आए हैं। उसके बाद हमें वापस अपने राज्य लौट जाना है। रूपाली ने गुस्से में अंश की तरफ पलटते हुए कहा, तुम्हें नहीं पड़ता होगा फर्क, आखिर तुम्हें करना भी तो क्या है, पर मुझे पड़ता है। मैं यहाँ सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने नहीं आई, मुझे यहाँ अपने राज्य का नाम रोशन करना है, ताकि पिताजी को मुझ पर गर्व हो। मैं एक राजकुमारी हूँ, मैं किसी से नहीं हार सकती। पर तुमने देखा नहीं कैसे ये निचले स्तर के लोग हमसे आंखें उठाकर बातें करते हैं। वह एक छोटे से गंदे से स्थान से आई हुई लड़की, उसने आज मुझे सबके सामने हराया और उसने मेरा सबके सामने मजाक बनाया। क्या समझती है वह खुद को? मैं उस रोशनी को छोड़ूंगी नहीं, और ना ही उसके साथियों को। तुमने देखा नहीं कैसे वह एक अनाथ लड़का रदरा, चारों तरफ उसकी बातें हो रही है। तुम्हारे पास सबसे ज्यादा शक्तियां, तो क्यों अध्यापक ने तुम्हें नहीं चुनकर उसे अनाथ लड़के को चुना? वही अंश अपनी बहन की सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। उसे पता था कि अगर रूपाली ने एक बार कोई जिद ठान ली तो वह उसे पूरा कर कर मानती है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अंश बेशक रूपाली का जुड़ावा भाई था, पर इन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान जितना अंतर था। तभी रूपाली की नफरत से भरी आवाज आई, मैं इन लोगों को यहाँ से ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रहने दूंगी। कुछ ही समय में अकादमी में प्रतियोगिता हो गई। उस समय मैं अपनी शक्तियां दिखाऊंगी, मैं बताऊंगी इन्हें क्या अंजाम होता है समुद्र राज्य की राजकुमारी से उलझने का। ये सब कहते हुए रूपाली के चेहरे पर रोशनी और रुद्र के लिए नफरत साफ दिख रही थी। हुआ ये था कि आज रूपाली और रोशनी के बीच में एक मुकाबला करवाया गया था, जिसमें रोशनी ने रूपाली को बहुत ही बुरी तरह हराया था, और वह हार रूपाली को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह कभी किसी से नहीं हारी थी, इसलिए वह आज अपनी पहली हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ माही के कक्ष में रोशनी और विशाल दोनों माही और तनिष्क से मिलने के लिए उनके कक्ष में आए थे, जहां जाकर वह आज अपने दिन के बारे में उन्हें बता रहे थे। रोशनी आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसने आज यहां पहला मुकाबला लड़ा, जिसमें उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीत हासिल की। इस वजह से उसे अपने अध्यापकों से प्रशंसा भी मिली। वह खुशी खुशी उन्हें अपनी जीत के बारे में बता रहे थी, जिसे सुन सभी उसके लिए काफी खुश थे। माही को भी इन कुछ दिनों में अपने नए दोस्तों के बारे में काफी कुछ पता चल गया था, जिसमें उसे रोशनी के युद्ध कौशल के बारे में भी बहुत कुछ पता चला था। रोशनी को हमेशा युद्ध कौशल का बहुत शौक रहता है। वह यहाँ से एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने कबीले में वापस जाकर अपने जैसी हजारों लड़कियों को युद्ध कौशल सीखना चाहती है। ये तीनों काफी गरीब कबीले से आए हैं, जहाँ के सभी लोगों ने मिलकर इनके लिए यहाँ आने का इंतजाम किया था, ताकि यह तीनों यहाँ आकर एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर उनके कबीले का नाम रोशन कर सके। कुछ समय इसी तरह बात करने के बाद रोशनी और विशाल वापस अपने कक्ष में चले गए। माही ने इन कुछ दिनों में बहुत से आध्यात्मिक किताबें पढ़ी थी, जिससे उसे अपनी शक्तियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हुई थी। अध्यापक धना आचार्य जी के लाइब्रेरी में हर प्रकार की किताबें उपलब्ध थी। उन्होंने माही को एक खास आज्ञा दी थी कि वह कभी भी यहाँ से किसी भी किताब को ले जाकर पढ़ सकती है। यह शायद पहली बार था
जब उन्होंने किसी को अपनी कीमती किताबों को हाथ लगाने दिया था। सभी जानते थे वह अपनी किताबों से कितना प्रेम करते हैं। वह उन्हें अपने बच्चों की तरफ संभाल कर रखते हैं। इसलिए वह किसी को भी अपनी किताबों को आसानी से छूने नहीं देते थे। पर यह पहली बार था जब उन्होंने अपनी कीमती किताबों को किसी को पढ़ने की अनुमति दी थी। आज भी माही वहां से कुछ कुछ किताबें लेकर आई थी। बहुत ज्यादा मेहनत और छानबीन के बाद माही को यह आध्यात्मिक किताब मिली। इसमें सभी प्रकार की शक्तियों के बारे में बताया गया था, जिससे माही की बहुत सहायता हो सकती थी। माही के पास 7 प्रकार की शक्तियां तो थी, परंतु अभी भी माही को इनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिली थी। उसे अपनी शक्तियों को समझने के लिए उनके बारे में जानना जरूरी था। इसलिए माही ऐसे का आध्यात्मिक किताब को ढूंढ रही थी जिसमें सभी शक्तियों के बारे में जानकारी दी हुई हो। और बहुत खोजबीन के बाद माही को आखिर में वह किताब मिल ही गई, जिसे पाकर माही काफी खुश थी। माही अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई। माही के पास ही उसका छोटा ड्रैगन सो रहा था। माही ने एक नज़र अपने छोटे ड्रैगन को देखा, जिसे देखकर तो माही को कभी कभी लगता था कि इस ड्रैगन के पूरे दिन में बस 2 ही काम है। पहले ये बहुत सारा खाना और उसके बाद पूरा दिन सोना। पहले कुछ दिन माही इसके लिए काफी परेशान थी, पर फिर लुक्स ने माही को बताया कि शायद अभी यही इसके लिए सही है। जिस प्रकार इसका जन्म समय से पहले हुआ है, ये शारीरिक और मानसिक रूप से अभी बहुत कमजोर है। शायद इसी तरह आराम करके वह अपनी शक्तियों को वापस प्राप्त कर सकता है। एक शक्तिशाली ड्रैगन 1000 साल तक अपने अंडे में रहकर पूर्ण रूप से विकसित होता है। तभी वह एक शक्तिशाली ड्रैगन बनता है। पर उसका छोटा ड्रैगन समय से पहले ही अपने अंडे से बाहर आ गया था। बेशक उसके पिता ने अपनी शक्तियां देकर उसकी इस कमी को पूरा करने की कोशिश की हो, पर अभी भी उसे पूरे 1 वर्ष तक आराम कर अपनी शक्तियों को हासिल करने के लिए एक गहरी नींद की आवश्यकता थी। माही ने धीरे से उसके सर को सहलाया और पर किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब इस दुनिया का निर्माण किया गया, तब 7 देवों ने अपनी अपनी शक्तियों को एक एक महाद्वीप को समर्पित किया, जिसमें हर एक द्वीप की अपनी एक खास शक्ति मिली। जल देव ने अपनी शक्ति समुद्र के द्वारा समुद्र द्वीप को समर्पित की, जिसके जरिए वह लोग समुद्र में रहने वाले जीव जंतु पर अन्य समुद्र से संबंधित धातुओं का प्रयोग कर सकते थे। वायु देव ने अपनी शक्ति चौथे महाद्वीप यानी मीरा के पूर्वजों को समर्पित की थी, जिससे वहां के लोगों को वायु शक्ति का वरदान प्राप्त हुआ। भूमि देव ने अपनी शक्ति प्राकृतिक से संबंधित वनोस द्वीप को समर्पित की, जिससे वहां के लोगों को प्राकृतिक शक्ति प्राप्त हुई, जिससे वह लोग जमीन प्राकृतिक पेड़ पौधों से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। अग्नि देव ने अपनी शक्ति तीसरी महाद्वीप अग्नि महाद्वीप को समर्पित की। इसी से ही उसे द्वीप का नाम अग्नि द्वीप पड़ा। कहा जाता है वहां का तापमान सबसे अधिक होता है। इसी वजह से वहां के लोगों का शक्ति स्तर ब से अधिक और मजबूत पाया जाता है। इसी तरह धीरे धीरे बाकी के देवों ने भी अपनी शक्तियां और द्वीपों को समर्पित की, जिससे सभी द्वीप अपनी अपनी शक्तियों में कुशल थे। पर धीरे धीरे इन्हीं शक्तियों के कारण आपस में सभी द्वीप में मनमुटा होने लगे। सभी अपनी शक्तियों को सर्वश्रेष्ठ और सबसे योग्य समझते, जिसके चलते उनके बीच का युद्ध हुए। लोगों के अंदर प्रेम भावना कम होने लगी, जिसका कारण ये था कि कोई भी दूसरे द्वीप का व्यक्ति किसी और द्वीप में नहीं जा सकता। अगर कोई अग्नि द्वीप का व्यक्ति जल द्वीप में जाना चाहता तो उसमें जाते जाते ही उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती, जिससे लोगों में भय और अराजकता आपसी मनमुटाव की भावना पैदा होने लगी, जिसे देख सभी 7 देवों ने मिलकर एक ऐसे शक्ति का निर्माण किया जिसके अंदर सभी 7 शक्तियां विद्यमान थी, और इसके 7 अंगों को इन द्वीपों में बांट दिया गया, जिससे कुछ समय के लिए इस संसार में शांति और प्रेम की भावना बनी रही। पर धीरे धीरे लोगों में उन व्यक्तियों की शक्तियां प्राप्त करने की लालसा बढ़ने लगी। वह सभी उन शक्तियों को प्राप्त एक महान और शक्तिशाली राज्य बनाना चाहते थे, जिसके चलते उन 7 अंगों में से एक अंग की शक्ति को एक व्यक्ति ने वह शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश की, जिसमें वह सफल भी होने वाला था। पर अपनी एक गलती के कारण वह उन शक्तियों की जगह उसके अंदर बसी काली शक्तियों को उसने प्राप्त कर गया। उन काली शक्तियों के वेग में आकर उसने पूरे संसार में अराजकता फैला दी, जिसे देख सभी 7 देवों ने मिलकर एक बार फिर उन 7 शक्ति अंगों को आपस में जोड़कर एक शक्तिशाली व्यक्ति का निर्माण किया।
क्योंकि वही एक व्यक्ति था जो इस हाहाकार को रोक सकता था। कहा जाता है, उस काली शक्ति और उन 7 शक्तियों के बीच में कई वर्षों तक युद्ध चला, जिसके चलते ये संसार नष्ट होने की कगार पर आ गया। परंतु सही समय पर उस शक्तिशाली दिव्य व्यक्ति ने उस काली शक्ति को हराकर उसे मार तो डाला, परंतु उस काली शक्ति का कुछ हिस्सा उस स्वर्ण शक्ति में भी समा गया, जिसके चलते वह दिव्य शक्ति अपना काबू खोने लगी, जिसे देख 7 देवों ने उस शक्ति को कहीं दूर किसी गुफा में शांत करने के लिए बंद कर दिया। परंतु ये बात कुछ लोगों तक पहुंच गई, जिसके चलते काली शक्तियों के राजा ने एक बार फिर उसे खतरनाक शक्ति को जगाया और उसके अंदर अपना कुछ अंश भी डाला, जिसके चलते वह और भी ज्यादा शक्तिशाली और क्रूर बन गया, परंतु वह कभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सका, क्योंकि उसकी शक्तियों का आधा हिस्सा पूर्ण शक्ति के पास रह गया। कहा यह गया, कहते हैं वह अंधकार का राजा आज भी अपनी शक्तियों की तलाश में इन द्वीपों पर रहता है। कोई नहीं जानता वह कहां से आया था और कहां चला गया, और ना ही कभी किसी ने फिर दोबारा स्वर्ण शक्ति के बारे में सुना जाता है। कहा जाता है कि अश्विन शक्ति के बलिदान को देखकर 7 देवों ने उन्हें वरदान दिया कि वह एक बार फिर इस धरती पर इंसानी रूप में जन्म कर अपनी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि देवों द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी कि आने वाले हजारों सालों के बाद एक बार फिर काली शक्ति और दिव्या शक्ति में एक भयंकर युद्ध छिड़ेगा। माही बहुत ध्यान से किताब में लिखी गई जानकारी को पढ़ रही थी। वह जिस समय से इस दुनिया में आई थी, उसे नहीं पता था कि इस दुनिया का निर्माण, ये शक्तियां उन लोगों को किस तरह मिला, पर आज माही को इस दुनिया के बारे में कुछ ऐसे राज भी पता चले थे, जिन्हें जानकर वह काफी उत्सुक थी, पर किताब में पूरी जानकारी नहीं लिखी गई थी। यह शायद उसकी जानकारी का एक हिस्सा हो सकता था, क्योंकि इसमें ना तो उसे व्यक्ति के बारे में बताया गया जिसने उसे काली शक्ति को प्राप्त किया, और ना ही उसे दिव्य शक्ति के बारे में पूरी जानकारी बताया गई कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। इस समय काफी रात हो चुकी थी, पर माही की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इस किताब में लिखी जानकारी को पढ़कर अब माही को और अधिक उत्सुकता होने लगी थी कि आखिर उस युद्ध में हुआ क्या था, और क्या वह दिव्य शक्ति आज भी कहीं जीवित है। ऐसे ही कई हजारों सवाल माही के दिमाग में चल रहे थे, जिसका जवाब इस समय उसके पास नहीं था, पर उसने ठान लिया था कि वह एक न एक दिन इस पूरी जानकारी को प्राप्त करके रहेगी। इसी तरह कुछ देर सोचने के बाद मही ने अपना सर झटका और उसे किताब को रख सोने के लिए चली गई। चैप्टर 34 अब आगे। कुछ महीने बाद जंगल के बीचों बीच अचानक एक तेज प्रकाश निकलकर तेजी से बादलों को चिरते हुए आसमान की तरफ बढ़ने लगा, जिसकी रोशनी से आसपास का वातावरण अचानक धुंधला हो गया, जिससे आसपास कुछ देख पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। प्रकाश की गति इतनी तीव्र थी, कुछ समय के लिए आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। जंगल के कुछ जीव इतने प्रकाश को देखकर कुछ डर गई तो कुछ जीव रोशनी से मोहित होकर प्रकाश की दिशा में चलने लगे। वही धीरे धीरे वह प्रकाश एक दिशा में इकट्ठा होकर एक बड़े से कमल में समाने लगा, जिससे वह 3 पत्तियों का कमल धीरे धीरे 4 पत्तियों में परिवर्तित होने लगा। ध्यान से देखा जाए तो इन चारों पत्तियों के रंग अलग अलग थे। तभी तेजी से घुमाता वह कमल सामने ध्यान मुद्रा में बैठी माही के अंदर जाने लगा, जिसे माही के माथे पर एक 4 रंगों की पत्तियों का कमल चमक उठा। ये 4 पत्तियों का कमल माही के सारी 4 तत्वों की शक्तियों को दर्शो रहा था, जिसे महसूस कर माही ने धीरे से अपनी आंखें खोल सामने की तरफ देखा, जहां आसपास कुछ जानवर बैठे उसी की दिशा में देख रहे थे। माही को जागता देख वह सभी जानवर अचानक माही के सामने झुक गए। तभी एक छोटे से खरगोश ने एक मुरझाए फूल को माही के सामने किया, जिसे देख माही ने असमंजस में उसे देखकर अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दिया, जिसे देख वह हैरान हो गई। शायद उसकी शक्तियों के कारण आसपास का वातावरण मुरझा गया। ये कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इनके अंदर से सारी ऊर्जा निकाल ली हो। तभी उस छोटे जीव ने आगे बढ़कर उस फूल को माही के पास रखा, जिससे कुछ ही समय में वह जीवित हो उठा, जिसे देख माही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब उसे समझ में आने लगा कि यह छोटा सा जीव उससे क्या कहना चाहते हैं। माही ने अपनी आंखें बंद कर अपने हाथों को आगे किया, जिसे एक हरी रोशनी तेजी से निकलकर सामने मुरझाए हुए पेड़ों पर गई। कुछ ही समय में वह पेड़ दोबारा जीवित होने लगे।
जिसे देख माही की आंखें चमक उठी। आखिरकार उसने अपनी पृथ्वी तत्व की शक्ति को जागृत कर लिया। माही ने अपनी आंखें बंद कर अपनी सभी शक्तियों को महसूस करने की कोशिश की, जिससे एक चार पत्तियों का कमाल माही के हाथों में आ गया। जिसे देख माही कुछ समय के लिए हैरान रह गई। वह पिछले 2 महीना से लगातार यहाँ ध्यान में बैठी, अपनी शक्तियों का जागृत करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें आज वह कामयाब हो गई। आज उसके लिए बहुत ही खुशी का पल था। उसने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा। 2 महीने पहले ये जगह उसके अध्यापक धानाचार्य जी ने उसके ध्यान के लिए चुनी थी, जिसे माही को कोई खास उम्मीद तो नहीं थी कि वह इस वातावरण में अपनी पृथ्वी तत्व की शक्ति को जागृत कर भी पाएगी। पर आखिरकार उसने सिर्फ 2 महीना में ही इसमें सफलता प्राप्त कर लिया। शायद यह इस वातावरण का ही जादू था। वहां आज इस वातावरण को अपने अंदर तक महसूस कर सकती हैं। शायद यह उसकी नई शक्तियों का असर था। ये स्थान सच में एक स्वर्ग के समान सुंदर लग रहा था। पास से बहता नदी का पानी माही के कानों में किसी मधुर संगीत की तरफ की महसूस हो रहा था, जो माही के मन को एक शांति प्रदान कर रहा था। पहाड़ों से आती ठंडी हवाएं जो माही के चेहरे को छूकर जा रही थी, जिन्हें महसूस कर माही ने कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पृथ्वी तत्व के जागृत होने के बाद माही को ऐसा महसूस हो रहा था कि आसपास का वातावरण उसे ऊर्जा प्रदान कर रहा है। कुछ समय ऐसे ही रहने के बाद माही अपने ध्यान से खड़ी हुई और अपनी अकादमी की दिशा में चल पड़ी। पिछले 2 महीनों से ध्यान में रहने के कारण वह अपने दोस्तों से काफी दूर हो गई थी। उसने अपने छोटे ड्रैगन को भी तनिष्क की सुरक्षा में छोड़ दिया था, ताकि वह उसकी ना मौजूदगी में उसके छोटे ड्रैगन का ख्याल रख सके। अब माही को उसकी थोड़ी चिंता होने लगी थी। उसे पता था कि उसका छोटा ड्रैगन ज्यादा समय तक उससे दूर नहीं रह सकता। यही सब सोचते हुए माही धीरे धीरे जंगल से निकलकर वापस रहस्यमय अकादमी में आ गई। वैसे ये जंगल रहस्यमय अकादमी से अलग नहीं था। यह अकादमी के ही एक हिस्सा था। यह अकेडमी का एक खास हिस्सा में बनाया हुआ था, जिसमें तप करने के लिए आपके पास एक उच्च स्तरीय अध्यापक का प्रमाण होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ के आध्यात्मिक शक्तियाँ अत्यधिक दुर्बल और शक्तिशाली मानी जाती है। इसीलिए गुरु धनाचार्य जी ने माही को यहाँ ध्यान लगाने की सलाह दी थी। शायद यही कारण था कि माही ने कुछ ही समय में पृथ्वी तत्व की शक्ति को जागृत कर लिया। कुछ ही समय में माही रहस्यमयी एकेडमी पहुंच गई। पर आज एकेडमी कुछ अलग लग रही थी। माही ने ध्यान से अकादमी को देखा। एकेडमी में काफी चहल पहल भरा माहौल बना हुआ था। आसपास के सभी विद्यार्थी अपने कार्य में काफी व्यस्त नजर आ रहे थे, जिसे देख माही थोड़े असमंजस में अपने आसपास देखने लगी। आखिर रहस्यमय अकादमी में हो क्या रहा है? उसने कभी इतने शिष्य को एक साथ नहीं देखा था। इसलिए पता लगाने के लिए माही ने आगे बढ़कर एक शिष्य से सवाल भी किया, पर किसी ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जिसे देख माही ने एक गहरी सांस ली। वह कैसे भूल सकती है कि यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते। इसलिए वह आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते हुए उसने कुछ शिष्यों की बातें सुनी, जिन्हें सुन माही कुछ समय के लिए रुक गई। तुमने सुना क्या, आज हमारी एकेडमी में एक महान व्यक्ति आने वाली है? कहा जाता है वह बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमय व्यक्ति है। मुझे लगता है इस बार की प्रतियोगिता बहुत ही खास होने वाली है। हाँ, मैंने भी कुछ सीनियर से सुना है कि प्रधानाचार्य जी उस महान व्यक्ति का बहुत सम्मान करते हैं। हाँ, तुमने देखा नहीं, वह सुबह से ही उन महान व्यक्ति के आने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी तरह की बातें माही ने पूरे रास्ते सुनती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा महान व्यक्ति रहस्यमय अकादमी में आ रहा है, जिसके चलते यहाँ एक उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। बस उन लोगों की बातों से उसे इतना ही पता चला था कि इस वर्ष के प्रतियोगिता बहुत खास होने वाली, क्योंकि इस होने प्रतियोगिता में कुछ बहुत ही खास लोग शामिल होने वाले थे। अब माही के अंदर यह जानने की उत्सुकता बढ़ रही थी कि आखिर उसके पीछे अकादमी में हो क्या रहा है, जिसकी पूरी जानकारी उसे तनिष्क से ही मिल सकती। इसलिए माही जल्द से जल्द अपने कक्ष में पहुंचकर तनिष्क से सवाल करना चाहती थी। इसी तरह चलते हुए माही अपने कक्ष में पहुंची, पर इस समय तनिष्क कक्ष में नहीं था, जिसे देख माही को थोड़ा अजीब लगा। इस समय तनिष्क हमेशा अपने कक्ष में ही होता था।
चैप्टर 35 कहा है माही के दोस्त। अब आगे। रहस्यमयी एकेडमी। माही ने तनिष्क को कक्ष में चारों तरफ देखा, पर वह ये जानकर थोड़ी हैरान की। तनिष्क अभी तक कक्ष में वापस नहीं आया। इस समय तक तनिष्क की सभी कक्षाएं समाप्त हो जाती थी, इसलिए वह जल्दी वापस आकर ध्यान में बैठ जाता। माही तनिष्क की तलाश में उसकी कक्षा में भी गई। शायद आज वह ज्यादा समय अपने अध्ययन में बीता रहा हो, पर वहां भी माही को तनिष्क के बारे में कुछ जानने को नहीं मिला। माही रोशनी और विशाल की कक्षाओं में भी गई, पर माही यह जानकर हैरान थी। उसके किसी भी दोस्त के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। अब माही को अपने दोस्तों की फिक्र होने लगी थी। माही की जिंदगी में बहुत ही कम लोग थे जिन पर माही विश्वास करती थी, जो माही के लिए बहुत खास थे। उनमें अब उसके तीनों दोस्त भी शामिल हो गए थे, जिन्हें माही किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकती थी। माही अब अपने दोस्तों को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी। उसने एकेडमी का हर एक कोना ढूंढ लिया था, पर ना ही उसे उसके दोस्त मिले, और ना ही उसका छोटा ड्रैगन। अब वह परेशान होने लगी। उसका चेहरा जो हमेशा शांत और भावहीन रहता था, आज पहली बार माही के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चल क्या रहा है। वह कुछ समय एक स्थान पर खड़ी रही। तभी माही का कुछ सोचकर अपने अध्यापक धनाचार्य जी के कक्ष की तरफ बढ़ गई। अब वही थे जो माही को उसके दोस्तों के बारे में बता सकते थे। कुछ ही समय में माही अध्यापक धनाचार्य जी के कार्यालय के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही देर में अंदर से आवाज आई, जिसे सुन माही ने ज्यादा समय बर्बाद किए बिना अंदर चली गई। सामने अध्यापक धनाचार्य जी का पूरा ध्यान अपने हाथों में पकड़ी किताब पर था। दरवाजा खुलने की आवाज सुन उन्होंने अपनी नजरें ऊपर कर सामने की तरफ देखा। सामने खड़े व्यक्ति को देखकर अध्यापक धनाचार्य जी अपनी कुर्सी से खड़े होकर बोले, रुद्रा तुम यहाँ। उन्होंने रुद्र को उसकी शक्तियों को विकसित करने के लिए आध्यात्मिक जंगल में ध्यान के लिए भेजा था। उन्हें उम्मीद नहीं कि रुद्र इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। तभी कुछ सोचते हुए धना आचार्य जी की आंखें हैरानी और खुशी से बड़ी हो गई। उन्होंने अपनी उत्तेजना को शांत करते हुए कहा, रुद्र क्या तुमने अपने भूमि तत्व को प्राप्त कर लिया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी अपने अगले तत्व को प्राप्त कर लोगे। तुम जानते नहीं हो तुम इस एकेडमी के पहले शिष्य हो जिसने इतनी कम उम्र में अपने 4 तत्वों को जागृत किया है। तभी उन्होंने माही कहा, चलो मेरे साथ हम तुम्हारी शक्तियों का प्रशिक्षण करके देखते हैं। इसके लिए हमें नीलम कार्यालय जाना होगा। वहीं जाकर हम तुम्हारी शक्तियों का स्तर जान सकते हैं। अध्यापक धनाचार्य जी ने अपनी बातों की में इस तरह खोए हुए थे कि उन्होंने माही के चेहरे के बनते बिगड़ते भावों पर ध्यान नहीं दिया। वह बस अपनी उत्सुकता में बोले ही जा रहे थे। वह इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके शिष्य ने इतने कम समय में ही अपने 4 तत्वों को जागृत कर लिया। ये खबर आज वह पूरी एकेडमी में फैलाने वाले थे कि उनका शिष्य कितना बुद्धिमान और जीनियस है। अब उन्हें माही पर पूर्ण विश्वास था कि आने वाली सभी प्रतियोगिता में उनके शिष्य ही विजय प्राप्त करने वाले हैं, जिससे रुद्र कुछ ही समय में इतनी उच्च उपलब्धि प्राप्त कर लेगा। तभी माही ने धना आचार्य जी की खुशी पर रोक लगाते हुए कहा, गुरुदेव मैं यहाँ किसी जरूरी कार्य से आया हूँ। मुझे आपकी सहायता चाहिए। हाँ बताओ क्या सहायता चाहिए तुम्हें? आज धना आचार्य जी इतने खुश थे कि अगर रुद्र उनसे आज कोई कीमती वस्तु भी मांग लेता तो वह खुशी खुशी उसे दे देते। माही ने उनसे सीधा प्रश्न किया, तनिष्क कहाँ है? जिसे सुन गुरु धना आचार्य जी असमंजस में माही की तरफ देखने लगे। शायद उन्हें माही का सवाल समझ में नहीं आया था, जिसे देख माही ने उन्हें समझाते हुए कहा, तनिष्क मेरा मित्र कहाँ है? क्या आपके पास उसका कोई समाचार है? वह बिना बताए कहीं नहीं जा सकता। मैंने अकादमी के हर एक हिस्से में अपने दोस्तों को ढूंढ लिया है, पर मुझे अनेक बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। जिसे सुन धना आचार्य जी ने माही से कहा, अरे शायद तुम्हें पता नहीं कि कुछ समय पहले तनिष्क ने मुझे एक पत्र भेजा था। वह कुछ समय के लिए वापस अपने कबीले चले गए हैं। जिसे सुन माही थोड़े असमंजस में थी। तभी धना आचार्य जी की तरफ देखा जिन्होंने एक पत्र माही की तरफ बढ़ा दिया। माही ने उसे लेकर पढ़ना शुरू किया, जिसमें यह साफ साफ लिखा रहा था कि किसी महत्वपूर्ण कार्य के चलते तनिष्क वापस अपने कबीले चला गया है।
माही कुछ समय अपने हाथों में पकड़े पत्र को देखती रही। पता नहीं क्यों पर माही को यहाँ कुछ तो सही नहीं लग रहा था। कुछ समय में ऐसा क्या हो गया कि तनिष्क अचानक बिना बताए बस एक पत्र छोड़कर चला गया। माही ने धना आचार्य जी से सवाल किया, गुरुदेव क्या तनिष्क ने स्वयं आपको ये पत्र दिया था? जिसे सुन धना आचार्य जी ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, मेरे पास का एक मित्र आया था। जिसे सुन माही की आंखों में कुछ आकर गुजरा, जिसे धना आचार्य जी नहीं देखा पाए। माही ने उनसे आज्ञा लेकर अपने कक्ष की तरफ जाने लगी। तभी धना आचार्य जी ने माही को रोकते हुए कहा, रुद्र कुछ हुआ है क्या? जिसे सुन माही कुछ समय के लिए रुक गई। तभी उसने बिना पीछे पलटे जवाब दिया, नहीं गुरुदेव। माही बस 2 शब्दों में अपना जवाब देकर चली गई। धना आचार्य जी ने कुछ समय अपने सामने जाते अपने शिष्य को देखा, जिसके भावहीन चेहरे को वह समझ नहीं पाते थे। जब उन्होंने पहली बार रुद्र के बारे में सुना था, तब वह बस इस बात से ही खुश थे कि उन्हें एक खास शिष्य मिलने वाला है। पर समय के साथ जब उन्होंने रुद्र के बारे में जाना तो उनका जुड़ाव रुद्र से और गहरा होता गया। वह अब चाहते थे कि रुद्र उनसे अपनी सारी परेशानियां कहे, पर शायद यह अभी मुमकिन नहीं था। ये छोटा सा लड़का हमेशा अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखना बहुत ही कम बार ऐसा हुआ था। जब उन्होंने रुद्र के चेहरे पर कोई भाव देखे थे, वह ये सोचकर भी बहुत हैरान हो जाते थे कि इतनी छोटी उम्र में वह किस तरह अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकता है। वह कुछ समय उसे रास्ते को देखते रहे जहां से रुद्र गया था। तभी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर अपने वायु और जल शक्ति को मिश्रित कर एक कलोन तैयार किया। अभी उनके सामने एक छोटा सा मानव आकृति का उड़ने वाला खड़ा था, जिसे देख उन्होंने उसे आदेश दिया, जाओ जाकर तनिष्क और उसके दोस्तों का पता लगाओ, इतना सुन देख लो। जल्दी से वहां से चला गया। अपना धना आचार्य जी को भी कुछ शक होने लगा था कि जरूर कुछ तो ऐसा है जॉन की नजरों के सामने होते हुए भी तुमसे छुपा हुआ है।